हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज का मेरा टॉपिक है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन 3 डायमेंशन। कल के लेक्चर में मैंने बताया था कि यदि कोई वेक्टर एक प्लेन में है तो कैसे उसके एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स निकालते हैं, और उसमें जो टेक्निक मैंने बताया था उस वेक्टर को जो प्लेन में था उसको रिजॉल्व करने का। आपने क्या किया, उसमें वेक्टर की टिप से एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब उस परपेंडिकुलर की फुट जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, जिस पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट कर रही है, उस पॉइंट की जो ओरिजिन से दूरी थी वो एक्स कंपोनेंट हुआ। और इसी वेक्टर की टिप से यदि हम वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ओरिजिन से उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की जहां वो परपेंडिकुलर वाई एक्सिस को कट कर रहा है उसकी जो दूरी है ओरिजिन से, उसे वाई कंपोनेंट ए वाई का नाम दिया। और फिर आपको ये हमने बताने की कोशिश करी कि कैसे ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप जो है मिल करके ये वेक्टर ए बन जाता है जो हमारा ओरिजिनल वेक्टर था। ठीक वैसे ही आज हम एक वेक्टर को लेंगे जो 3 डायमेंशन में होगा, जो 3 डायमेंशनल स्पेस में होगा। तो आज का ये जो हमारा वेक्टर ओपी है, जिसके हम 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स निकालने की कोशिश निकालेंगे, ये वेक्टर जो है ये 3 डायमेंशनल स्पेस में होगा। ठीक है, मान लो कि यदि एक्स एक्सिस ये है, इफ दिस इज वाई एक्सिस, इफ दिस इज पॉजिटिव जेड एक्सिस, और मान लो कि अगर ये ओ यहां पर है और पी, ओपी एक वेक्टर ऐसे है जैसा कि हमने बोर्ड में दिखलाया है। तो इस ओपी वेक्टर के जो कि साफ दिख रहा है 3 डायमेंशनल स्पेस में है। अब ये प्लेन में नहीं है वेक्टर, कोई एक्स वाई या वाई जेड या एक्स जेड प्लेन में नहीं है। ये वेक्टर जो है 3D स्पेस में है। इसके एक्स कंपोनेंट्स भी होंगे, वाई कंपोनेंट भी होंगे, जेड कंपोनेंट भी होंगे। तो हमें इस वेक्टर के एक्स वाई जेड तीनों कंपोनेंट्स को ऑब्टेन करना है, और यही काम यदि हम कर सके तो यही कंपोनेंट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाते हैं। और इन तीनों एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स को अगर हम वेक्टर ऑफ एडिशन से ऐड करें तो हम देखेंगे कि हमें ओरिजिनल वेक्टर ए ऑब्टेन हो जाता है। तो शुरू करते हैं। मान लो ये डायग्राम मैंने पहले ही से बना रखा है, थोड़ी कॉम्प्लिकेशन है इसमें, लेकिन कोई नहीं, बड़ी आसानी से समझ लोगे। तो मान लो कि ओपी हमारा वेक्टर है जो 3D स्पेस में है, ऐसे 3 डायमेंशनल स्पेस में। ये एक मॉडल जैसा भी मैंने बना रखा है। तो ये सपोज करो कि दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस है। ये हमने क्या किया कि ये जो हमारा ओरिजिनल वेक्टर है, ये देखो, ये ओरिजिनल वेक्टर है ओपी। ठीक है, ये ब्लैक डॉट जैसा जो दिख रहा है तुमको, ये दिया सलाई की काठी हमने लेकर के और इसको हमने ओपी वेक्टर से शो किया है। ये टिप जो है ब्लैक टिप, ये पी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इधर पीछे में ओ ओरिजिन है। ठीक है, तो ओपी वेक्टर जो कि हमारा 3 डायमेंशनल स्पेस में है, इसके हम 3 कंपोनेंट्स निकालने चले हैं, एक्स वाई, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट एंड जेड कंपोनेंट। तो उसके लिए हम करते क्या है कि ये जो वेक्टर हमारा ओपी, जो कि साफ एक बात स्पष्ट होना चाहिए कि बोर्ड में भले दिख रहा है ओपी, हमने बोर्ड में ड्रॉ जरूर करने की कोशिश की समझाने के लिए, लेकिन ये ओपी बोर्ड की प्लेन में नहीं है। ओपी वेक्टर आपका 3 डायमेंशनल स्पेस में है, यूं है। ओ अगर बोर्ड के प्लेन में है तो पी जो है कहीं हवा में है इधर। ठीक है, ये है ओपी वेक्टर। तो ओपी को इस बोर्ड वाली प्लेन में समझने की भूल नहीं करना, नहीं तो ये सब कुछ जो है गड़बड़ हो जाएगा, आप नहीं समझ पाओगे। तो ओपी वेक्टर इज लाइक दिस। ठीक है, यूं समझ लो कि ओ तो इस बोर्ड वाले प्लेन में है, लेकिन पी वेक्टर यहां पर कहीं पर है। तो इसको तुम यहां नहीं समझना, इसको इधर कहीं समझना, ऐसे ओपी वेक्टर है। ठीक है, अब हम करते ये हैं कि इसके एक्स वाई जेड कंपोनेंट निकालने के पहले कि ओ को ओरिजिन मान लेते हैं। ओपी वेक्टर जो हमारा है इसमें ओ को ओरिजिन मानते हैं, और ओरिजिन मान करके यहां से हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ध्यान देना ये जेड को भले हमने इस बोर्ड की प्लेन में दिखलाया है, बट ये जेड एक्सिस जो है दिस इज नॉट इन द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड। ठीक है, इस बोर्ड वाली प्लेन में कौन से 2 एक्सिस हमने लिए हैं, इस एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को तो हमने इस बोर्ड की प्लेन में शो किया है, लेकिन ये जो जेड एक्सिस भले ही दिख रहा है आपको प्लेन ऑफ द बोर्ड में, हमारी मजबूरी है इस 2 डायमेंशन में हमें 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को समझाना है। तो आपको समझाने के लिए मैं बता दूं कि ये जेड एक्सिस इस प्लेन में नहीं है, बल्कि ये जेड एक्सिस इधर की ओर है। ठीक है,
एक्चुअल में ये जेड एक्सिस इधर की ओर है, ठीक है। तो दो एक्सिस एक्स वाई इस प्लेन ऑफ द बोर्ड पे हो गए, जेड एक्सिस इधर की तरफ हो गया, ठीक है। और ये वेक्टर भी हमारा जो है ऐसे 3D स्पेस में ऐसे है। अब इसके एक्स कंपोनेंट्स, वाई कंपोनेंट्स और जेड कंपोनेंट्स निकालने हैं। तो ये जो वेक्टर है जिसके एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स निकालने, इसके इस टेल को ओरिजिन मानते हुए हमने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, जिसको बोर्ड की प्लेन में ऐसे दिखाया गया है, इसको ऐसे समझना इधर की ओर, ये हमने ड्रॉ कर लिए, ठीक है। और अब ये जो ओपी वेक्टर जिसके कंपोनेंट्स निकालने हैं, क्या करते हैं हम कि ओ को ओरिजिन मानते हुए एक और इस पी ओपी को डायगोनल ट्रीट करते हुए, ठीक है, ओ को ओरिजिन मानते हुए और ओ को ओरिजिन लेते हुए और पी को, ओपी को एक डायगोनल मानते हुए, किसका डायगोनल, एक पैरेललोपाइड का डायगोनल मानते हुए हम क्या करते हैं कि एक पैरेललोपाइड फॉर्म करते हैं। वी फॉर्म ए पैरेललोपाइड। पी को डायगोनल ट्रीट करते हुए, इस ओपी को डायगोनल ट्रीट करते हुए, पी को डायगोनली अपोजिट पॉइंट मानते हुए, ओ को ओरिजिन मानते हुए हम एक पैरेललोपाइड स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जो कि यहां पर आपको दिख रहा है एम एस एल पी टी क्यू ओ आर, पैरेललोपाइड के फॉर्म में, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को जरा ठीक से समझ लो। यूं समझ लो कि जैसे ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है, यहां पर ओरिजिन है, ठीक है, और ये एक वेक्टर है, ये इसका टेल, इस वेक्टर का टेल O है और इस वेक्टर की टिप जो है P है, और ये 3 डायमेंशनल स्पेस में ऐसे है, ठीक है। 3 डायमेंशनल स्पेस में ये ऐसे ये वेक्टर है, दिखना चाहिए ना ये, ठीक है। हाँ, तो ये टिप यहां पर है, क्लियर है। अब हमने क्या किया, O यहां पर है और P यहां पर है, ये डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स पर, और इसको एक्स एक्सिस, ओ को ओरिजिन मानते हुए हमने ये एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, ये वाई एक्सिस हो गया, तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड, तुम्हारा जेड एक्सिस इधर हो गया, जिसको बोर्ड की प्लेन में इधर की ओर दिखलाया गया है, लेकिन तुम क्या समझोगे कि वो इधर की ओर है। और ये ओपी वेक्टर हमारा इधर की ओर हो गया, ओपी वेक्टर ये क्या बन गया। अब हमने ये एक पैरेललोपाइड, ये जो बर्फी जैसा दिख रहा है ना, ये आलू को काट करके हमने ये स्ट्रक्चर बनाया है एक पैरेललोपाइड जैसा। तो इस ये जो P जो टिप है ओरिजिनल वेक्टर की, उसका टेल यहां पर है, ठीक है, ध्यान देना। इस पैरेललोपाइड के इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पर O है और डायगोनली अपोजिट कॉर्नर पर ये P पॉइंट है। तो OP जो हो गया, OP डायगोनल हो गया। इस बड़की शेप का जो स्ट्रक्चर है, इस जो पैरेललोपाइड स्ट्रक्चर है, इसका ये एक डायगोनल हो गया, O पॉइंट यहां पर और P पॉइंट यहां पर, ठीक है। O हियर, P इज हियर, और इसको डायगोनल मानते हुए हम अब क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। कहां से हमें करना क्या है, इस वेक्टर के, ये जो ओपी वेक्टर है हमारा ओरिजिनल, ये वाला ओरिजिनल डायगोनल वेक्टर है, इसके हमें जो भी दिख नहीं रहा है अंदर छुपा दिया हमने, इस वेक्टर का हमें एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट निकालना है। तो जैसा हमने कल एक वेक्टर को जब उसके जो प्लेन में था, जिसके एक्स वाई कंपोनेंट्स हम निकाल रहे थे, तो हमने वेक्टर की टिप से जैसे एक्स और वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए थे, तो वही काम आज भी करेंगे हम। ओपी वेक्टर की टिप से, पी की टिप से क्या करेंगे, पी जो टिप है वहां से एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये परपेंडिकुलर तुम देखो यहाँ एक्स एक्सिस को, फुट को कहीं कट कर रहा है, तो ये जो होगा ये क्या कुछ हो जाएगा, ये तुम्हारा एक्स हो जाएगा। अब तुम देखो, हमने O को ओरिजिन मानते हुए और P को एक पैरेललोपाइड स्ट्रक्चर का डायगोनल ट्रीट करते हुए ये हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है, जो स्ट्रक्चर पैरेललोपाइड स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इस पैरेललोपाइड स्ट्रक्चर में P पॉइंट से, जो कि इस ओरिजिनल वेक्टर OP जो कि 3 डायमेंशनल स्पेस में है, इसका टिप है, इसके टिप से हमने इस एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। वो परपेंडिकुलर समझ लो क्या होगा, वो परपेंडिकुलर एक्चुअल में ये इस प्लेन में होगा और ये एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर होगा। ये जो
ओपी वेक्टर की टिप से हम एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर प्लॉट करेंगे, ड्रॉ करेंगे, तो वो यहां ऐसे कट करेगा और एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट क्यू पर कट करेगा उस पॉइंट क्यू की ओ से जो दूरी है ये एक्स यानी कि एक्स कंपोनेंट कहलाएगी। ठीक है, इसकी इस ओरिजिनल वेक्टर की एक्स कंपोनेंट क्या होगी, तो पी पॉइंट से इस वेक्टर की ये एक्स एक्सिस हो गया, तो इसकी टिप से ये जो डायगोनल वेक्टर है, ये जो ओपी वेक्टर है हमारा जो कि दिख नहीं रहा है, अंदर इस पैरेललोपाइड के डायगोनल के रूप में है जो कि अंदर हिडन है, तो लेकिन ये पी टिप के रूप में दिख रहा होगा। यहां से हम एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तुम देखो, तो ये जो होगा इतनी लेंथ जो होगी, ये तो ओरिजिन है, ये जो लेंथ हो जाएगी, तो ओरिजिन से उस पॉइंट की दूरी जिस पॉइंट पर ये कट कर रहा है डायगोनल से परपेंडिकुलर जो हमने ड्रॉ किया है, तो वो क्यू पॉइंट पर टच कर रहा है, क्यू पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो ये ओ क्यू डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये एक्स कंपोनेंट हो जाएगा। क्लियर है, यहां से जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया तो ये पॉइंट है हमारा क्यू, और ओ क्यू क्या हो जाएगा, ओ क्यू एक्स कंपोनेंट हो गया जो कि एक्स हो गया, एक्स वेक्टर हो गया, तो ये एक्स कंपोनेंट हो गया हमारा, एक्स कंपोनेंट एक्स हो गया। वैसे ही अच्छा, इसको वेक्टर फॉर्म में रख रहे हैं तो एक काम करते हैं, या तो एक्स वेक्टर पूरा लिखे या फिर इसको यूनिट वेक्टर के टर्म में बात करें तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग का यूनिट वेक्टर जो होता है हमें मालूम है वो आई कैप होता है, तो एक्स आई कैप जो होगा वो हमारा ये एक्स कंपोनेंट वेक्टर हो जाएगा, एक्स एक्सिस का कंपोनेंट वेक्टर हो जाएगा इस गिवन वेक्टर का जो 3D स्पेस में। सिमिलरली इस टिप से, अब ये वाई एक्सिस है, इस टिप से ये ओरिजिनल वेक्टर की जो डायगोनल के रूप में है, इसकी टिप से एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करें वाई एक्सिस पर, तो वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो यहां पर कट कर रहा है इस पॉइंट पर, इसकी इस ओरिजिन से जो दूरी होगी ये वाली, ठीक है। तो अब तो देखो इस डायग्राम की मदद से इसकी टिप से हमने क्या किया कि वाई एक्सिस पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मेरा मतलब इस लाइन से है, तो ये जो परपेंडिकुलर होगा तो यहां पर तुमको लगेगा नहीं कि यहां पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इस डायग्राम की मदद से क्लियर होगा। देखो इस पी से इस वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये देखो ये जो लाइन हुआ ये परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं, अब ये परपेंडिकुलर जो है वो ये वाला है पीएस, ये क्या है, एक्चुअली ये परपेंडिकुलर है वाई एक्सिस पर और इसकी फुट यहां पर है, फुट मान लो कि ये पॉइंट एस है, तो एस की जो यहां से दूरी होगी ओ से जो दूरी होगी ये वाली है, ये वाली थिकनेस, मेरा मतलब यहां पर एस से ओ की दूरी ये ए वाई कंपोनेंट कहलाएगी, ठीक है, दिस इज कॉल्ड वाई कंपोनेंट। तो या तो हम ए वाई वेक्टर के रूप में इसको लिखें या यूनिट वेक्टर जो अलोंग वाई एक्सिस है उसके टर्म में अगर एक्सप्रेस करें तो दिस शुड बी रिटन एज ए वाई जे कैप, ठीक है, बिकॉज द यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस इज जे कैप, तो ए वाई जे कैप हो गया। सिमिलरली इस ओरिजिनल वेक्टर के टिप से यदि हम जेड एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, मेरा मतलब इस परपेंडिकुलर से है, ठीक है, तो ये जो परपेंडिकुलर की फुट है यहां पर है, तुम देखो यहां इस डायग्राम में ओपी, पी के फुट से, पी से फ्रॉम द टिप ऑफ पी, फ्रॉम द टिप ऑफ दिस ओपी वेक्टर पी, यहां से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें हम किस पर, इस जेड एक्सिस पर, तो मेरा मतलब ये वाला लाइन जो होगा ये परपेंडिकुलर, तो यहां तो काफी बेस्ट पर जैसा लगेगा, काफी कंफ्यूजिंग लगेगा तुमको, लेकिन यहां समझ में आ रहा होगा पी वेक्टर से ये जेड एक्सिस पर हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, तो ये वेक्टर होगा परपेंडिकुलर और इसकी जो दूरी होगी ओरिजिन से, मेरा मतलब ये वाली दूरी, ये क्या कहलाएगी, यहां डायग्राम में ओ से आर की दूरी, आर क्या है, आर वो पॉइंट है जहां पर पी से ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर, पी से ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर जेड एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, दिस पॉइंट इज आर और ओरिजिन से ये आर की जो दूरी है दिस इज कॉल्ड, दिस विल बी नेम्ड एजेड, ठीक है, ये जेड कंपोनेंट कहलाएगा। तो ये ओरिजिन से इस आर पॉइंट की जो दूरी है ये एजेड हो जाएगी और ये वेक्टर जो है हमारा ओ आर ये एजेड वेक्टर होगा और इस एजेड वेक्टर को अगर हम जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसके टर्म में एक्सप्रेस करना चाहें तो दिस विल बी इक्वल टू एजेड के हो जाएगा, बिकॉज के कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द जेड एक्सिस। तो इस तरह से एक्स आई कैप ये एक्स कंपोनेंट ऑफ दिस ओरिजिनल वेक्टर हो गया, ए वाई जे कैप वाई कंपोनेंट हुआ, ए जेड के कैप ये हमारा जेड कंपोनेंट हो गया। और यदि हम इन तीनों वेक्टर्स को एक्स आई कैप को, ए वाई जे कैप को, ए जेड के कैप को अगर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से ऐड करें तो तुम देखोगे कि हमें ओरिजिनल वेक्टर ए मिल जाएगा। कैसे भाई, तो तुम एक चीज देखो, दिस इज एक्स आई कैप और ये चूंकि एजेड के कैप है तो इसके पैरेलल ये लाइन जो है क्यूटी है,
ठीक है, इस पैरेललोपाइड पे ये जो पैरेलल लाइन है, मेरा मतलब कि ओ आर और क्यू टी सेम होंगे लेंथ में, मैग्नीट्यूड में, तो ये वेक्टर ओ क्यू वेक्टर प्लस क्यू टी वेक्टर अगर हम कर दें तो इस ट्रायंगल में देखो ओ क्यू टी में, इस ट्रायंगल में ओ क्यू वेक्टर प्लस क्यू टी वेक्टर क्या हो जाएगा, तुम्हारा ओ टी वेक्टर हो जाएगा। ओ टी वेक्टर, ये बेस वाला जो प्लेन होगा ना, ये बेस वाले प्लेन में ये ओ टी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ओ टी वेक्टर ये हो गया आपका, तो ओ टी वेक्टर ये क्या हो गया, एक्स आई कैप प्लस एजेड के कैप हो गया। ठीक है, दिस इज इक्वल टू ओ टी वेक्टर। अब इस ओ टी पी, ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है, तुम देखो ओ टी पी। अब इस ओ टी पी ट्रायंगल में हमें ओ टी वेक्टर मिल गया। ओ टी वेक्टर में अगर टीपी वेक्टर को ऐड कर दें, टी को टेल मानते हुए, पी को हेड मानते हुए, ओटी वेक्टर में अगर टीपी वेक्टर को हम ऐड कर दें तो हमें ये ओरिजिनल वेक्टर ओपी मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। अब ये बताओ टीपी कितना होगा, तो तुम देख रहे हो ये टीपी जो है दिस इज इक्वल टू ए वाई, ये ए वाई के बराबर है ना, इसके पैरेलल है ये, तो दिस इज इक्वल टू ए वाई इन मैग्नीट्यूड। तो एक्चुअल में इस वेक्टर की बात करें टीपी की, तो एक्चुअल में ये ए वाई जे कैप है। ठीक है, तो तुम देखो ये हो गया एक्स आई कैप प्लस एजेड के कैप कहेंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा मिल गया ओटी। ठीक है, और ओटी में ऐड कर दें टीपी तो हमें मिल जाएगा ओपी। तो इस तरह से हम इसको अगर हम लिखें तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम द डायग्राम वेक्टर ओ क्यू प्लस QT is equal to OT वेक्टर, या यूं कहो कि OQ कितना हो गया, OQ का मतलब एक्स आई कैप प्लस QT का मतलब हो गया एजेड के कैप इज इक्वल टू OT वेक्टर का मतलब, रहने दो इसको, OT वेक्टर ही रहने दो। क्लियर है, फिर इक्वेशन नंबर 1। अब फ्रॉम ट्रायंगल कौन सा, ओटीपी ट्रायंगल में बात अगर करी जाए तो ओटी वेक्टर प्लस टीपी वेक्टर, मेरा मतलब ओटी प्लस टीपी वेक्टर, द सम ऑफ दिस टू वेक्टर्स इज इक्वल टू ओपी वेक्टर, दिस इज इक्वल टू ओपी। क्लियर है, तो ओटी क्या है, ओटी की जगह हम ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एक्स आई कैप प्लस एजेड के कैप, तो दिस इंप्लाइज ओटी की जगह पे एक्स आई कैप प्लस एजेड के कैप प्लस टीपी वेक्टर, ये टीपी हो गया तुम्हारा ए वाई जे कैप, तो ए वाई जे कैप दिस इज इक्वल टू ओपी वेक्टर, जो कि हमारा ओरिजिनल वेक्टर ए है। ये वेक्टर ओपी क्या हमने एज्यूम किया है, ये हमारा ओरिजिनल वेक्टर ए है जो कि 3 डायमेंशनल स्पेस में है। तो तुम देखो ये जो हमारा ओरिजिनल वेक्टर ए है उसके एक्स कंपोनेंट एक्स, वाई कंपोनेंट ये हो गया, जेड कंपोनेंट अगर इसको रीअरेंज कर दें, दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो इस तरह से ए वाई एक्स ए वाई एजेड क्या हो गए, ये इसके एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स हो गए, और हम इस ओरिजिनल वेक्टर को जो कि 3D स्पेस में है उसके अगर एक्स कंपोनेंट्स, वाई कंपोनेंट्स और जेड कंपोनेंट्स पता हो तो हम इस ओरिजिनल वेक्टर को इनके कंपोनेंट वेक्टर के फॉर्म में हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, फिर दिस इक्वेशन नंबर 2, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लो। अब एक बात बताओ, तुम एक और चीज देखो, ये जो x कंपोनेंट है x, इसका स्क्वायर इस ट्रायंगल में बात करते हैं OQT वेक्टर में, OQT ट्रायंगल में, ये ax स्क्वायर प्लस एजेड स्क्वायर इज इक्वल टू तुम्हारा OT स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑल्सो इन ट्रायंगल OQT इन ट्रायंगल OQT एक्स स्क्वायर, पहले तो लिखते हैं OQ स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर इज इक्वल टू OT स्क्वायर। अब OQ स्क्वायर क्या है भाई, तो एक्स है, एक्स स्क्वायर
प्लस QT क्या है, QT AZ है, तो AZ का स्क्वायर इज इक्वल टू OT स्क्वायर हो गया, ठीक है, तो OT स्क्वायर आ गया। अब तुम जरा इस ट्रायंगल में देखो, OTP ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में, नाउ इन ट्रायंगल, इसको मान लो कि इक्वेशन नंबर 3 मान लो, चलो से दिस इक्वेशन नंबर 3, तो नाउ फ्रॉम ट्रायंगल, नाउ फ्रॉम ट्रायंगल OTP ट्रायंगल से OT स्क्वायर प्लस TP स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर, OT स्क्वायर प्लस TP स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर, या यूं कहो कि ओरिजिनल वेक्टर का होल स्क्वायर, ओरिजिनल वेक्टर की लेंथ का, तो OT स्क्वायर जो है, OT स्क्वायर का मतलब हो गया फ्रॉम थर्ड AX स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर, यानी कि AX स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर प्लस TP स्क्वायर का मतलब तुम देखो TP तो हो गया AY के लेंथ के बराबर, तो प्लस AY स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू A स्क्वायर। तो ये हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा ओरिजिनल वेक्टर का मॉडुलस है, यहाँ A का मतलब मॉड A वेक्टर से है, ठीक है, और इसका जो लेंथ का स्क्वायर है ओरिजिनल वेक्टर की मैग्नीट्यूड का, दैट इज उसका स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स x, y एंड z कंपोनेंट्स। तुम देखो इसका x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर, इन तीनों कंपोनेंट्स के स्क्वायर का सम जो है, दिस गिव्स अस द स्क्वायर ऑफ द ओरिजिनल वेक्टर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ओरिजिनल वेक्टर, ठीक है। तो ओरिजिनल वेक्टर की मॉडुलस का स्क्वायर जो है इसके कंपोनेंट वेक्टर्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ये हमारा एक इक्वेशन हो गया, फोर्थ इक्वेशन, जो हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग में काफी मदद करेगा। तो बोलो, इतनी बातें समझ में आ रही है, ठीक है। अब बात करते हैं, तुम देखो ये जो हमारा ओरिजिनल वेक्टर है OP, ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा होगा, मान लो कि अल्फा एंगल सबटेंड कर रहा है। ये OP ओरिजिनल वेक्टर मान लो y एक्सिस के साथ बीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। सपोज करो ये OP ओरिजिनल वेक्टर z एक्सिस के साथ गामा एंगल सबटेंड कर रहा है। क्या क्या? OP वेक्टर जो ओरिजिनल वेक्टर हमारा 3D स्पेस में है, ये सपोज करो कि x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, y एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है, z एक्सिस के साथ ये गामा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो जो कॉस अल्फा और कॉस बीटा कॉस गामा होंगे, उनको डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर कहा जाता है। ये जो ओरिजिनल वेक्टर है उसका डायरेक्शन कोसाइंस कहा जाता है। तो इसको उतार लीजिए आप लोग, और फिर उसके बाद हम डायरेक्शन कोसाइंस की बात करते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ a given vector in 3D space, ठीक है। if OP vector, if vector A forms subtends angles alpha, beta and gamma respectively with x, y and z axes, then cos alpha, cos beta and cos gamma are called direction cosines of the given vector, गिवन वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं। तो अब तुम इन डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यू निकालते हैं पहले, और फिर एक खास तरह का रिलेशन इन डायरेक्शन कोसाइंस में होता है, वो उसको हम एस्टैब्लिश करेंगे, और वो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो सबसे पहले ये हमें बताओ, ये पूरा डायग्राम देख करके जो तुम्हारे सामने स्क्रीन पर है, क्लियर है, इसमें कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? तो कॉस अल्फा क्या लिखा जाए? कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा OP वेक्टर, ये
ओपी वेक्टर ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना है, तो कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? तो यहां से जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे जेड एक्सिस पर, तो ये तो यहां क्यू पर कट करेगा, ठीक है। तो ओ पी क्यू एक राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, जिसमें ये पी 90 डिग्री एंगल नहीं है, यहां पर ये जो क्यू है ये 90 डिग्री के एंगल है, ये समझना ठीक से, ठीक है। तो यहां पर cos अल्फा की वैल्यू जो है ये बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये तो डायगोनल हाइपोटेन्यूज है, ये जो OP है, OP ये डायगोनल है, ठीक है। तो OP जो है हाइपोटेन्यूज हुआ और X जो हुआ बेस हुआ cos अल्फा के लिए। मैं फिर से रिपीट करूं, अल्फा इज द एंगल सबटेंडेड बाय दिस डायगोनल वेक्टर, डायगोनल के रूप में हमने इस पैरेललोपाइड के डायगोनल के रूप में हमने ओरिजिनल वेक्टर ए को लिया है, ठीक है। ओपी हमारा जो ओरिजिनल वेक्टर है, ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो यहां से ड्रॉ किया गया जो परपेंडिकुलर है उसकी फुट जो ओरिजिन से दूरी है वही तो एक्स कहलाता है ना, एक्स। तो एक्स अपॉन ओरिजिनल वेक्टर का लेंथ अगर हम लेते हैं तो वो cos अल्फा के बराबर होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। मतलब ये डायगोनल हाइपोटेन्यूज की तरह ट्रीट किया जाएगा, होगा ही। और इसका जो इसकी वेक्टर की टिप से जो परपेंडिकुलर हम प्लेस करेंगे, परपेंडिकुलर जो ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पर, जिसकी फुट क्यू पॉइंट पर है, उसकी जो ओरिजिन से दूरी होगी ओ क्यू, जो कि एक्स है, ये बेस कहलाएगी। तो cos अल्फा की जो वैल्यू होगी वो एक्स अपॉन एक्स अपॉन कितनी हो जाएगी, ओरिजिनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड मॉड ए हो जाएगा, मॉड ए हो जाएगा। सिमिलरली cos बीटा जो होगा ये क्या होगा, तो इस वेक्टर की टिप से जो परपेंडिकुलर हम पुट करेंगे, प्लेस करेंगे, ड्रॉ करेंगे y एक्सिस पर, वो परपेंडिकुलर जहां फुट है उसकी परपेंडिकुलर जहां y एक्सिस को टच करेगा, उसकी जो ओरिजिन से दूरी है वो बेस हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो ओरिजिनल डायगोनल वेक्टर है हमारा इस पैरेललोपाइड का डायगोनल के रूप में ओरिजिनल वेक्टर ए, ये अगर बीटा एंगल बना रहा है y एक्सिस के साथ, तो cos बीटा कितना होगा, बेस ये हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा हमारा ओरिजिनल वेक्टर, मतलब कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का मतलब हो गया कि ए वाई अपॉन ओरिजिनल वेक्टर का मॉडुलस, ये हो गया तुम्हारा cos बीटा। तो सिमिलरली cos बीटा इज इक्वल टू ए वाई अपॉन मॉड ए होगा, एंड cos गामा जो है दिस विल बी इक्वल टू cos गामा इज इक्वल टू ए जेड अपॉन मॉडुलस ऑफ ए होगा। क्लियर है? तो ये जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं, cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा की वैल्यू यहां समझने में तकलीफ होती है, मैं कहोगे तो फिर से रिपीट कर दूंगा, यहां समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती है बच्चों को। ये डायगोनल वेक्टर है, ध्यान देना, ये जो डायगोनल वेक्टर है हमारा, ये है हमारा ओपी वेक्टर, ओरिजिनल वेक्टर ए, डायगोनल जो अंदर में है, ओ जिसका यहां पर है, पी जिसका यहां पर है, ठीक है। यहां से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पर, उसकी फुट यहां पर है, ठीक है, डायग्राम के अकॉर्डिंग क्यू पॉइंट पर है। तो ये हो गया एक्स, ये एक्स अपॉन इस डायगोनल को डिवाइड करेंगे, यानी ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज जो होगा, ये बेस होगा एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये cos अल्फा देगा, ठीक है। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, इसकी और वो वेक्टर की टिप से, ये जो इस वेक्टर की टिप से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे y एक्सिस पर, तो ये जहां कट कर रहा है y एक्सिस को s पॉइंट पर, तो s से ओरिजिन की जो दूरी होगी ये थिकनेस, मेरा मतलब यहां डायग्राम में OS से मतलब है, OS से, तो ये जो OS होगा ये हो गया तुम्हारा AY कंपोनेंट, AY। तो इस AY कंपोनेंट से इसको डिवाइड करें यदि इस डायगोनल जो ओरिजिनल वेक्टर है हमारा मॉड ए से, तो ये cos बीटा हो जाएगा, क्योंकि ओरिजिनल वेक्टर जो है वो y एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है, तो cos बीटा जो है AY अपॉन मॉड ए हो जाएगा। सिमिलरली z एक्सिस के साथ अगर ओरिजिनल वेक्टर ये जो है अगर गामा एंगल बना रहा है, ये गामा एंगल बना रहा है, तो cos गामा जो होगा वो ये तुम्हारा बेस हो जाएगा AZ अपॉन ये हाइपोटेन्यूज ए मॉड ए, तो ये हो जाएगा। अब तुम एक चीज देखो, इस तरह से हमने डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यू निकाल ली। अब यदि मैं तुमसे पूछूं कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा क्या होगा, मतलब तीनों डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर्स का सम यदि आपसे पूछा जाए तो बोलो क्या लिखोगे, तो तुम लिखोगे दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन मॉड ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए वाई स्क्वायर अपॉन मॉड ए स्क्वायर प्लस
ए जेड स्क्वायर अपॉन मॉड ए स्क्वायर, ये होगा व्हाट इज दिस, दिस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। तो दिस इज इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर कर लीजिए आप कॉमन, ये एलसीएम हो गया, और न्यूमरेटर में क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ठीक है। और तुम याद करो ये हम प्रूफ कर चुके हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर ये जो है ये खुद ए स्क्वायर है। दिस इट itself is equal to mod a square upon mod a square, this is equal to 1। तो इस तरह से हमने देखा कि यदि हमें डायरेक्शन कोसाइंस मालूम हो जाए किसी गिवन वेक्टर के जो 3D स्पेस में है, तो उन तीनों उस वेक्टर के तीनों डायरेक्शन कोसाइंस कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा इनके स्क्वायर का जो सम है उसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। यानी कि स्टेटमेंट के फॉर्म में बात करें तो क्वेश्चन तुमसे ऐसे पूछा जाएगा 3 नंबर का कि प्रूव दैट इफ ए वेक्टर ए इज इन 3 डायमेंशनल स्पेस देन the sum of the squares of its direction cosines is equal to 1। ये प्रूफ करने के लिए आपसे कहा जाएगा, तो उसको हमने यहां प्रूफ कर दिया है। sum of the squares of direction cosines, ये तुम देखो ये सम है, किसका सम है, तो कुछ है जिसके स्क्वायर्स का सम है, किसका, तो डायरेक्शन कोसाइंस के एक गिवन वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा जो है इनके स्क्वायर्स का सम है, और इसको हमने प्रूफ कर दिया दिस इज इक्वल टू 1। तो एक वेक्टर जो 3D स्पेस में है उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स में, फिर उसका मॉडुलस कैसे निकालते हैं। अगर एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स दे रखा हो तो तुमने देखा कि तीनों कंपोनेंट्स के स्क्वायर्स का सम करके स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो उस ओरिजिनल वेक्टर की मॉडुलस ऑब्टेन हो जाएगी। फिर उसके डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या होता है और उसकी डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम जो है कैसे 1 के इक्वल होता है। इन चीजों को हमने प्रूफ किया, समझाया, ठीक है। अब यदि मान लो कि ये जो पी पॉइंट है इसकी ओपी जो है ये पोजीशन वेक्टर है। सपोज करो एक पी पॉइंट जो है 3 डायमेंशनल स्पेस में है जिसकी कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है। सपोज करो कि एक्स वाई जेड इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ए गिवन पॉइंट विच इज लाइंग इन द स्पेस, ठीक है, whose position vector is given by OP। OP A जो है, अब A वेक्टर की जगह हम क्या कर लेते हैं, A को मान लो कि दिस इज इक्वल टू R। R इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट P lying in 3D space and the coordinates of P point is X, Y and Z। तो हम चाहते हैं कि इस पोजीशन वेक्टर के एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स निकालना। तो अगर किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर तुम्हें दे रखा हो तो किस फॉर्म में दिया रहेगा, तो पोजीशन वेक्टर जो दिया होगा, तो इफ P इज द इफ R if A represents vector A represents the position vectors, the position vector of a given point in 3D space, whose x y z coordinates are x, y and z respectively, then R should be written as, then vector R should be written as x I cap plus y j cap plus z k cap। इस रूप में हम क्या करेंगे, ओरिजिनल वेक्टर ये जो पोजीशन वेक्टर है P पॉइंट की पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन जो वेक्टर A के रूप में हमने अभी लिया था, अगर ये पोजीशन वेक्टर की बात करी जाए तो पोजीशन वेक्टर को जनरली स्मॉल r से डिनोट करते हैं, और इस P पॉइंट की अगर कोऑर्डिनेट्स xyz है यानी कि इस xyz इसके xyz कंपोनेंट्स हो गए, तो हम पोजीशन वेक्टर को इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे। और इस पोजीशन वेक्टर की जो मॉडुलस होगी एंड the modulus of the position vector यानी कि magnitude of the position vector will be equal to a square root of the sum of the x component square, y component square and z component square। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसकी मॉडुलस निकाल सकते हैं इस पोजीशन वेक्टर की, यदि हमें x y z कोऑर्डिनेट्स अगर रूट के मालूम हो तो, और उस पोजीशन वेक्टर को हम x y z कंपोनेंट के फॉर्म में इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो उम्मीद है इस चीज को आपने समझा होगा ठीक से, और इन पर बेस्ट हम लोग प्रॉब्लम्स नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, कल के क्लास में करेंगे। थैंक यू, अभी के लिए इतना ही।